चलिए आज थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि हम थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून के बारे में बात करें, आप में से कुछ लोग शायद कह रहे होंगे कि आखिर ये थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। इस सवाल का जवाब आप इस लफ्ज से ही दे सकते हैं। इसका मतलब है कि थर्मल यानी कि ये लफ्ज दर्जा हरारत को जाहिर करता है और डायनामिक से मुराद है दर्जा हरारत की खसूसियात कि किस तरह से ये हरकत करता है और किस तरह से ये दर्जा हरारत बर्ताव करता है। यही चीज थर्मोडायनामिक्स है। ये हरारत और दर्जा हरारत की पढ़ाई का नाम है और ये इस चीज को भी जाहिर करता है कि किस तरह ये हरारत और दर्जा हरारत ताकत और काम या वर्क से मुंसलिक होता है और कैसे ताकत की मुख्तलिफ शक्लें एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती हैं। बहरहाल यही तमाम चीजें थर्मोडायनामिक्स के पहले कानून का दिल हैं, जिसके बारे में हमने ताकत के तारुफ वाली वीडियो में भी बात की थी। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून हमें बताता है कि ताकत ये एक अहम बात है, तो इसे मैं लिख देती हूँ। तो ताकत को ना ही तख्लीक किया जा सकता है या यूं कह ले कि ताकत को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे तबाह किया जा सकता है। ताकत को तख्लीक या तबाह नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। आप इसे मुंतकिल भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसे तख्लीक या तबाह नहीं कर सकते। और इस बकाया वीडियो में जो बात मैं आपको समझाना चाहूंगी वो ये है कि आप मुख्तलिफ मिसालों को देखें और ये समझने की कोशिश करें कि हम बिल आखिर कौन सी ताकत का मुशाहिदा कर रहे हैं या कौन सी ताकत हम सिस्टम में देख रहे हैं, और फिर ये सोचे कि ये ताकत आ कहां से रही है। फिर इस बात को जाने कि ये ताकत कहीं से नहीं आ रही और ना ही ये खत्म हो रही है और ना ही गायब हो रही है। तो चले इस बल्ब की मिसाल से शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को रोकें और ये सोचें कि यहाँ हमारे पास ताकत की कौन कौन सी शक्लें मौजूद हैं। फिर ये सोचें कि ये ताकत आ कहां से रही है और जा कहां रही है। तो यहाँ ताकत की सबसे वाज़ेह शक्ल जो आप यहाँ देख सकते हैं वो रेडिएंट एनर्जी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से बाहर निकल रही हैं और इसलिए ये बल्ब चलता है। और ये रेडिएंट एनर्जी या ताकत यहाँ इस फिलामेंट में मौजूद हरारत की वजह से है। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं ये हरारत पैदा करता है, तो यहाँ फिर आपके पास थर्मल एनर्जी आ जाती है। यानी कि यहाँ आपके पास थर्मल एनर्जी भी मौजूद है, लेकिन आपके पास ये रेडिएंट और थर्मल एनर्जी आखिरकार आई कहाँ से है। तो थर्मोडायनामिक्स का पहला कानून हमें बताता है कि ताकत को तख्लीक नहीं किया जा सकता, बल्कि ये लाजमी तौर पर या तो किसी दूसरी ताकत की शक्ल से इस शक्ल में तब्दील हुई होगी या फिर कहीं और से मुंतकिल हुई होगी। फिर चले यहाँ मैं आपको एक इशारा देती हूँ कि यहाँ ये थर्मल एनर्जी इस फिलामेंट में इलेक्ट्रॉन्स की हरकत की वजह से है। ये इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट में से गुजर रहे हैं जिसमें कुछ रुकावट या रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसकी वजह से इसमें हरारत पैदा हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से गुजर रहे हैं और जैसे ये इस रेजिस्टर से गुजरते हैं तो हरारत पैदा होती है। तो दरअसल यहाँ आपके पास इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। मैं काइनेटिक एनर्जी को के लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? खैर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है। हो सकता है कि इसकी तार यहाँ किसी किस्म के सॉकेट में लगी हो। तो अगर ये आपके घर में मौजूद बिजली का एक सॉकेट है जो कि मैंने यहाँ बनाया है, तो यहाँ इन दोनों टर्मिनल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्क होगा। और जब आप इस बल्ब और इस सॉकेट को आपस में मिलाकर एक कनेक्शन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरकत कर सके। हम इस बारे में यानी एसी और डीसी करंट के बारे में तफसील से आइंदा वीडियोस में बात करेंगे। खैर, तो अगर हम ये फर्ज कर ले कि इलेक्ट्रॉन्स इस सिम्त में हरकत कर रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फर्क होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी वही है जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है और जो कि दरअसल करंट की शक्ल में यहाँ मौजूद है। और फिर यही ताकत थर्मल और रेडिएंट एनर्जी में तब्दील हो रही है। अब इसके बाद क्या होता है कि फर्ज करें कि आप इसका तार यहाँ से निकाल दें तो ये बल्ब जलना बंद कर देगा। अब यहाँ मौजूद सारी ताकत का क्या होगा? क्या ये यहाँ अभी भी मौजूद है? तो जी हाँ, ये थर्मल एनर्जी इस पूरे सिस्टम में फैल जाएगी और ये यहाँ पर ये एक खुला हुआ ओपन सिस्टम होगा।
यानी कि ये थर्मल एनर्जी इस पूरे बल्ब के अंदर फैल जाएगी। ये सारा का सारा गर्म हो जाएगा और फिर ये इस लाइट बल्ब के इर्द गिर्द मौजूद ग्लास को गर्म कर देगा और साथ ही ये इर्द गिर्द मौजूद हवा को भी गर्म कर देगा। यानी कि थर्मल एनर्जी मुंतकिल हो रही है और रेडिएंट एनर्जी बाहर की तरफ हरकत कर रही है और ये एनर्जी की दूसरी शक्ल में इस्तेमाल या कह लें कि दूसरी शक्ल में तब्दील भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर यहाँ ये रेडिएंट एनर्जी मुमकिन तौर पर दूसरी चीजों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो अब आप बिलियर्ड के बारे में क्या ख्याल करते हैं? अगर मैं इस बिलियर्ड के गेंद को मारूं या हिट करूं तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी? इसमें से कुछ एनर्जी दूसरी या अगली बॉल को मारने के लिए इस्तेमाल होगी और फिर वो एनर्जी मजीद आगे जाकर अगली गेंद को मारने में या हरकत करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जब भी ये गेम खेलते हैं तो किसी ना किसी वक्त ये गेंद हरकत करना बंद कर देते हैं। तो अब इस पूरी ताकत का क्या होगा? खैर, तो ये गेंदें जब यहाँ गोल गोल घूम रही थी तो यहाँ पर हवा की कुछ रुकावट या रेजिस्टेंस भी मौजूद थी और ये गेंदें इन हवा के मॉलिक्यूल्स और इनकी फ्रिक्शन की रुकावट के खिलाफ इधर घूम रही थी। अब ये एनर्जी लाजमी तौर पर हरारत में तब्दील हो जाएगी और एक रुझान जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा वो ये है कि जैसे जैसे सिस्टम आगे की तरफ बढ़ता है तो बजाय इसके कि इसकी एनर्जी कोई मुफीद वर्क या काम करे, इसकी ज्यादातर एनर्जी हरारत में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे ही ये बिलियर्ड बॉल हरकत करेगी, यहाँ पर कुछ हवा भी मौजूद है और इस गेंद के हरकत करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी हरारत या हीट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। इसके नतीजे में इस टेबल पर बाकायदा आपको कुछ फ्रिक्शन भी महसूस होगी और ये फ्रिक्शन जो आपको मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के आपस में रगड़ने के नतीजे में मिल रही थी, ये फ्रिक्शन भी हरारत या हीट में तब्दील हो जाएगी। अब चूंकि ये काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के जरिए हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है तो अब आपके पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बाकी नहीं रहेगी। तो अब यहाँ इस वजन उठाने वाली या वेट लिफ्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दरअसल अपने मसल्स में मौजूद एटीपी की केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है जो कि काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है, जो कि इसके मसल को हरकत करवाने के लिए इस्तेमाल हो रही है और यही केमिकल एनर्जी इस वजन को भी उठाने के काम आ रही है। लेकिन जब ये इस पोजीशन में आता है तो फिर इस तमाम एनर्जी का क्या हुआ? खैर, तो इस एनर्जी की अच्छी खासी मिकदार अब पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में यहाँ पर जमा हो जाती है। यहाँ इसके सर के ऊपर ये इतना भारी वजन मौजूद है और जैसे ही ये इसे यहाँ से छोड़ेगा तो ये पूरी चीज नीचे गिर जाएगी। अच्छा, लेकिन मैं इसे ऐसा करने की तजवीज बिल्कुल नहीं दूंगी, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन ये फौरन से नीचे गिर जाएगी। तो अभी तक ये केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में जमा हो चुकी है, लेकिन साथ में इसने हरारत भी पैदा की होगी, इसके मसल्स ने हरारत पैदा की होगी, यहाँ तक कि हवा में इस मसल की हरकत से भी फ्रिक्शन यानी कुछ हरारत पैदा हुई होगी। खैर, यहाँ पर जो चीज मैं आपको वाज़ेह करना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, यहाँ पर ये ताकत किसी नई जगह से नहीं आ रही बल्कि ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है या एक सिस्टम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल हो रही है। चलें अब हम कुछ और मिसालें देख लेते हैं। यहाँ हमारे दौड़ने वाले खिलाड़ी के साथ भी यही हो रहा है। अब आप ये जानते हैं कि इसकी केमिकल एनर्जी इसकी मसल्स को हरकत करने की इजाजत दे रही है और इसके दौड़ने से इसकी ये केमिकल एनर्जी इसके पूरे जिस्म में काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। लेकिन किसी ना किसी पॉइंट पर ये रुक जाएगा या दौड़ना बंद कर देगा, तो फिर ये तमाम एनर्जी कहाँ जाएगी? तो इसमें से कुछ एनर्जी हरारत में तब्दील हो जाएगी और ये मजीद बड़े सिस्टम में फैल जाएगी, जैसे कि ये हवा में फैल जाएगी। और जब ये दौड़ लगा रहा था तो ये मुसलसल जमीन के साथ ताल्लुक में था। इसकी जमीन पर दौड़ने की वजह से जमीन के मॉलिक्यूल्स भी कुछ वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो इसमें से कुछ एनर्जी साउंड में मुंतकिल हो जाएगी और बकाया हीट एनर्जी में। यही चीज हम बार बार देखेंगे। यहाँ पर इस डाइवर के पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। जैसे ही ये पानी के करीब आएगा तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर ये डाइवर एक दफा पानी में गिर जाए तो फिर इस एनर्जी का क्या होगा? खैर, तो जैसे ही ये पानी की लहरें हरकत करेंगी ये एनर्जी फिर आगे मुंतकिल हो जाएगी
और इससे फ्रिक्शन में भी इजाफा होगा। दरअसल जब ये नीचे गिरेगा तो इसके पास कुछ फ्रिक्शन मौजूद होगी जो कि आगे जाकर हरारत में तब्दील हो जाएगी। साथ में कुछ हरारत पानी में मौजूद फ्रिक्शन की वजह से भी पैदा होगी। हम आम तौर पर पानी के साथ बनने वाली फ्रिक्शन के बारे में नहीं सोचते, लेकिन हकीकत में पानी के साथ भी कुछ फ्रिक्शन मौजूद होती है। इसी तरह से मैं आपको मुख्तलिफ मिसालें दिखा सकती हूँ। जैसे यहाँ आपके पास मौजूद ईंधन में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर कंबशन हो रही है, तो फिर ये एनर्जी थर्मल एनर्जी और रेडिएंट एनर्जी में तब्दील हो जाएगी, जिसे हम आग से मुंसलिक कर रहे होते हैं। अब ये एनर्जी गायब नहीं होगी, ये बस इधर उधर बाहर की तरफ निकलेगी। शायद ये एनर्जी किसी चीज को गर्म कर रही हो, जैसे ये थर्मल एनर्जी अब बाहर की तरफ निकलेगी और इसके गिर्द मौजूद चीजों को गर्म कर देगी। यही चीज बिजली या लाइटनिंग की मिसाल में भी हो रही होती है। यही जब बिजली कड़कती है तब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू करते हैं, जहां पर बादलों का निचला हिस्सा ज्यादा नेगेटिव होता है और जमीन पॉजिटिव होती है। फिर किसी पॉइंट पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हवा के जरिए मुंतकिल होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है और फिर यही एनर्जी हरारत और रेडिएंट एनर्जी में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ इस पूरी वीडियो में समझने वाली बात ये थी कि आप किसी भी मिसाल को देख लें, एनर्जी किसी नई जगह से नहीं आ रही, बल्कि ये ताकत की किसी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही होती है।